हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स in the rate law expression is called the order of that chemical reaction। यानी रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो भी पावर्स हैं उनका जो सम है वो उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कहलाता है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन कहाँ से आता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है उस रिएक्शन के RDS स्टेप से, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन है रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट A की पावर X इंटू B की पावर Y। तो ये रिएक्शन A के रेस्पेक्ट में X ऑर्डर है और B के रेस्पेक्ट में Y ऑर्डर है, और ओवरऑल जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो होगा X और Y का सम। इस चीज़ को हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, आपको बताना है अगर किसी रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशंस हैं तो उन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि A की पावर है 2 और B की पावर है 1। तो इन पावर्स का जो सम है वही इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, सेकेंड जो रिएक्शन है वो एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो A के रेस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर है और B के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, यानी B के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है जो रेट है वो, लेकिन B जो है वो RDS स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, सो इस टाइप के रिएक्शंस को सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं अपन। कल जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एस्टर के हाइड्रोलिसिस में एस्टर और वाटर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन फिर भी उस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। वो 1 इसलिए है क्योंकि वाटर के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर था उस रिएक्शन का वो 0th ऑर्डर था। तो इस टाइप की रिएक्शंस जिसमें RDS स्टेप में नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है लेकिन उसका ऑर्डर कम आता है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। और वो जो कल एग्जाम्पल हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी हो जाएगी। खैर, थर्ड रिएक्शन देखिए, A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 3/2 और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1/2। तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? LCM आपने लिया 2, तो ऊपर 3 + 1 4/2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स की जो भी पावर्स हैं उनका जो सम है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद में देखिए, हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में। अब देखिए, रेट कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट हर ऑर्डर की रिएक्शन में अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ और होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट कुछ और होगी। इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर्स के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफरेंट होती है, लेकिन हम एक कॉमन फॉर्मूला की हेल्प से इसकी यूनिट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, रेट बेसिकली क्या होता है? रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। ओके, और ये इक्वल किसके होता है? रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Y, या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो टर्म है इसकी यूनिट क्या होगी? ये है क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। तो देखिए, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वल्स टू K। ओके, अब यहाँ पर ये A, B या C जो भी होंगे, ये क्या है? कंसंट्रेशंस है, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो इधर जो है वो कॉमन यूनिट आपकी आएगी मोल
पर लीटर। अब देखिए ए की भी यूनिट मोल पर लीटर है, बी की भी यूनिट यही है, सी अगर होता तो उसकी भी यूनिट यही होती। तो हम कॉमनली लिख सकते हैं यूनिट को मोल पर लीटर और पावर x प्लस वाई प्लस डैश डैश डैश, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनकी पावर्स को हम सम कर लेंगे। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर का सम है, इसी को तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इस x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं इसको लिख देता हूं मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के मोल पर लीटर पावर n। अब हमें तो कैलकुलेट करनी है के की यूनिट। तो जब आप इस मोल पर लीटर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल और इसकी पावर क्या है n। अब देखिए ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑर्डर क्या है उस रिएक्शन का। अब n का जो भी वैल्यू है उसमें से एक मोल इस मोल से और 1 लीटर इस लीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो n का जो भी वैल्यू है ये अब कितना बचेगा n-1। ओके, सो यहां से हमको एक कॉमन फॉर्मूला मिल चुका है रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए, और वो फॉर्मूला क्या होगा, आप इस पूरे डेरिवेशन को चाहे तो लिख सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट इसको ध्यान रख सकते हैं। कॉमन फॉर्मूला हमें क्या मिला, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू लीटर पर मोल पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके, सो यहां से आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो n का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और 0-1 ये क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी यूनिट जो है वो हो गई रेट कांस्टेंट की 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी तरीके से देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n का वैल्यू आपने रखा 1, तो 1-1 हो गया 0, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट हो गई ओनली सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये हो जाएगी लीटर पर मोल पर सेकेंड। ओके, सो कई बार क्वेश्चन में आप यूनिट को देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको कुछ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के वैल्यूज गिवन है और आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो और कोई मेथड यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यूनिट को देख के उस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यूनिट है वो है लीटर पर मोल पर सेकेंड, इसका मतलब ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर सेकेंड केस में इसकी यूनिट है सेकेंड इनवर्स, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पर जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये जो है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए क्या क्या होंगे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में मेन डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी तो आप किसी भी रिएक्शन को कॉपी में या आपके बुक में देख के बता सकते हो कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी इतनी है, लेकिन आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तब तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो जब तक आपको उसकी मैकेनिज्म ना पता हो, या आपको ये ना पता हो कि उस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी कंसंट्रेशन की पावर्स कितनी है।
मतलब कि आपको उस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए अगर आप ऑर्डर बताना चाहते हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी आप डायरेक्ट रिएक्शन को देख के बता सकते हो। टोटल कितने रिएक्टेंट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन आपके सामने है, H2 + I2 गिव्स 2HI। अब यहाँ पे आप देखिए रिएक्टेंट की कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 मोल H2 का है और 1 मोल I2 का है, तो टोटल 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। और देखिए N2 + H2 गिव्स 2 अमोनिया। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? क्या 2 होगी? नहीं, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, और जब तक ये बैलेंस्ड नहीं है ये रिएक्शन अपने एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। तो N2 का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी 4। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मान लीजिए मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दूं, 2H2 + 2Cl2 gives 4HCl। आप मुझे बताइए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? अगर आपका आंसर 4 है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड तो है लेकिन ये ओवर बैलेंस्ड है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बैलेंस्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, H2 + Cl2 gives 2HCl, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू आएगा 2। तो 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, सो इक्वेशन, अगर आप मॉलिक्यूलरिटी को प्रिडिक्ट कर रहे हो तो इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो ओवर बैलेंस्ड नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शनली बैलेंस्ड भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दूं ½ H2 + ½ I2 gives HI, तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 आएगी, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ½ H2 और ½ I2 आप नहीं लिख सकते हो एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर। ओके, सो ये तो हुआ ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अब कुछ जनरल डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे कि हमने एक टर्म काम में लिया एलिमेंट्री रिएक्शन, उसका क्या मतलब है? द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में प्रोसीड हो जाती है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। देन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? वो स्टेप जिस पे उस रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, और किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसके बाद में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आप सभी जानते हो कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। या हम ये भी बोल सकते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। ओके, अब देखिए आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है खुद से, जिसमें आपको डिफरेंसेस लिखने हैं बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। देखिए, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस तो ये है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल टर्म है, यानी आप किसी भी रिएक्शन को देख के ये बता सकते हो कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। लेकिन जो ऑर्डर है वो एक प्रैक्टिकल टर्म है।
जब तक आपको उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं पता, आप उसकी ऑर्डर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद में जो मॉलिक्यूलरिटी है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पे ही एप्लीकेबल होती है, यानी वो रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी को आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ऑर्डर है वो एलिमेंट्री रिएक्शन पे भी एप्लीकेबल होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे भी एप्लीकेबल होता है। तो एक डिफरेंस ये हो गया ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। एक और चीज, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी किसी रिएक्शन के लिए जीरो नहीं हो सकती है और नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जीरो होना के मतलब कोई रिएक्टेंट है ही नहीं, नेगेटिव कोई रिएक्टेंट हो ही नहीं सकता है कभी। और इसके साथ में जो मॉलिक्यूलरिटी है वो फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने कहा था रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस रखना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए जब भी आप मॉलिक्यूलरिटी को प्रिडिक्ट करने जा रहे हो उस टाइम पे। लेकिन जो ऑर्डर है वो ज़ीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, सपोज कोई रिएक्शन है R गिव्स प्रोडक्ट और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन की रेट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दें। क्या रेट 1/3 हो जाएगी, या रेट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, या फिर रेट 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, या फिर कुछ और ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा। तो इस क्वेश्चन पे ज़रा वर्क कीजिए और जो आपका आंसर है वो मुझे बताइए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस को। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ, इन सभी के लिए कैलकुलेशंस करेंगे या डेरिवेशंस करेंगे। और जो इक्वेशंस आपको मिलेंगी इन डेरिवेशन के रिजल्ट के बाद, वो आपको यूज़ लेनी होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से इस चैप्टर का जो है वो मैथमेटिकल पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक, आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।